अपने बारे में बात करना और ख़ास तौर से बचपन में लौटना एक थोड़ा सा मुश्किल और कुछ अजीब बात होती है। पितामह का देहांत सन 24 में हो गया था। जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी, हमारी जो दादी थी वो बहुत दुखी थी। तो उन्होंने कहा कि दुखी होने की कोई बात नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम अवश्य फिर से जन्म लेंगे और उस बालक का नाम आप श्रीलाल रखिएगा। बचपन की बात करें तो मेरा जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। होरी दिवाली यहाँ जरूर आते थे। कहाँ जब तक भौजी को बनावा नहीं खाई तब तक हमका नींद नहीं लगा। बहुत प्यार करते थे भौजाई का। नॉस्टैल्जिया का मतलब ही होता है घर वापस लौटना, उसकी इच्छा करना। तो मेरे साथ ऐसा है कि जो बचपन की यादें हैं उनमें दुखद यादें मुझे याद नहीं है, और याद भी हो तो मैं उनको उनके ऊपर मंथन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसी के साथ ही साथ वो दृश्य आते हैं बचपन के जिनसे कि एक कविता की सृष्टि होती है। आज भी जब मैं उन दिनों की बात याद करता हूँ, गांव का ही एक छोटा सा स्कूल था जिसको उन दिनों इमदादी स्कूल कहते थे। उस स्कूल के सामने एक लंबा चौड़ा तालाब था, वहाँ जामुन के पेड़ थे। गर्मियों के अंत में, जुलाई की शुरुआत में जामुन गिरता था पानी में, उसकी आवाज़ें हम लोगों को सुनाई देती थी। हमारा जो गांव अतरौली था वो मुश्किल से 200 घरों का था, छोटा गांव है, और ये लगा हुआ है मोहनलालगंज से, जो कि एक तहसील है लखनऊ ज़िले की। मोहनलालगंज में ही हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, प्राइमरी स्कूल पास करने, और उस ज़माने में जो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल कहलाता था उसको पास करने के लिए। उसके बाद मिडिल स्कूल में जाना होता था जहाँ 5वां, 6ठा और 7वां क्लास लगता था। और सबसे बड़ी बात थी कि मिडिल स्कूल की जो परीक्षा होती थी वो पूरे प्रोविंस को, पूरे प्रदेश को लेकर के होती थी। उसमें मेरा नंबर 12वां आया, और जो लखनऊ की कमिश्नरशिप थी 5-6 ज़िलों की, उसमें मैंने टॉप किया था। मिडिल स्कूल में 3 साल की पढ़ाई करके मैंने अंतिम परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, और पूरे प्रदेश में मेरी पोजीशन 12वीं रही। उसके बाद जब मैं तथाकथित अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने के लिए आया लखनऊ, तो हाई स्कूल में मेरी प्रथम श्रेणी रही और पोजीशन मेरिट लिस्ट में 6ठी रही। इंटरमीडिएट में एक विचित्र बात ये हुई कि मुझको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ के प्रिंसिपल साहब कानपुर के एक कॉलेज में चले गए थे। उनके समय में जो सुविधाएं मुझको उपलब्ध थी वे सुविधाएं खतरे में यहाँ पड़ी हुई थी। इसीलिए मैंने लखनऊ छोड़ करके मैं कानपुर चला गया और वहाँ से इंटरमीडिएट पास किया, जिसमें पूरे प्रदेश में मेरी पोजीशन 3री रही। ये सब तो अच्छी बातें हुई। ख़राब बात ये हुई कि BA करने के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और वहाँ मैं कभी एकाग्र होकर के पढ़ नहीं पाया। हम दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA के छात्र थे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनकी आकर्षित करती थी वो था उनका सादा लिबास, यानी कमीज़, धोती और चप्पल, और मंद मंद मुस्कान। हमारे लेक्चरर कभी कभी बात करते करते, लेक्चर देते हुए कहीं
कोई ऐसी बात कैसी कही थी जिसका एकदम पीछे की बेंचों से एक बड़ा मीठा सी मतलब एक कटाक्ष आता था कि अच्छा यदि ऐसा होगा तो ऐसा भी होता ही होगा। और इसमें सब लोग लड़के हंसने लगते थे, मुड़ के पीछे देखने लगते थे कि कौन कौन बोल रहे हैं। पता चलता है शीलाल जी बोल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बीए पास किया और मेरी डिवीज़न एकदम से खिसक करके दूसरे नंबर पर आ गई। फिर 1.5 साल गर्दिश के बिताकर मैं 1949 में पीसीएस में स्टेट सिविल सर्विस में मैं सफल हुआ और उसमें आकर के डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट हो गया। इसमें व्यवस्थित होकर के 1956 से मैंने लिखना शुरू किया। छुटपुट चीज़ें तो पहले भी लिखी थी और जिसका आप कभी कभी जिक्र होता है, कविताएं भी लिखी थी, मगर वो क्या कहा जाए, जॉर्ज ऑरवेल के गद्य में कहा जाए तो यह है कि दे वर वेरी गुड बैड पोएम्स। अच्छी कविताएं थी इसलिए कि उनकी भाषा अच्छी थी, रिद्म अच्छा था, छंद उनका बिल्कुल ठीक ठाक था। बैड इसलिए थी कि उनमें कोई नई बात नहीं कही जा सकती थी। उन्होंने शुरू में कुछ भाषा में कविताएं भी लिखी थी, बाद में उन्होंने और नहीं लिखा आगे, ये सोच के कि भाई कविता उनका क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है कि छंदों की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी और मैं खुद भी जब कभी दुविधा में होता था तो उनसे फ़ोन पर बात करता था या अलग से उनसे पूछता था। जब भी उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल सही चीज़ें बताई, संस्कृत में, उर्दू में और हिंदी में, तीनों का छंद ज्ञान और भाषा ज्ञान उनका गहरा था, उथला नहीं था। इस चीज़ का फ़ायदा मैं अक्सर लेता रहा उनसे और कंसल्ट करता रहा। कविता में उनकी इतनी गहरी रुचि थी, बल्कि उनके मित्रों में जो इलाहाबाद से आते थे, केशव चंद्र वर्मा काफ़ी व्यंग के अलावा कविताएं लिखते थे। इसके साथ ही विजय देव नारायण शाही वो आते थे तो शीला जी के घर ही ठहरते थे और मुझसे बात करते हुए उन्होंने तमाम क्लासिकल पोइट्री जितनी छंद में लिखी हुई तमाम कविता थी उसके बारे में बहुत मुझे उद्धरण सुनाए। न सिर्फ वो बल्कि नई कविता में क्या हो रहा है उसके बारे में मुझसे बातचीत की और जिज्ञासाएं भी अपनी प्रकट की। गांव की जिंदगी को ले करके एक पूरी की पूरी एक व्यंग के आदि से अंत तक सदैव स्वर की ये मिजाज बनाए रखना ये कमाल था। ऐसा उपन्यास हिंदी में लिखा नहीं गया। शीलाल जी ने की कुंजी है जिसको हम्बक कहते हैं अंग्रेजी में, कि जो छल प्रपंच, झूठ, ढकोसला दिखाई पड़ता है उसके बारे में लोग नहीं लिखते हैं और उसको बहुत अच्छा मीठा मीठा गप बना कर लिखते हैं। इसलिए उस हम्बक को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। राग दरबारी के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ लोग थे। धर्मयुग में अगर याद हो उस समय एक बहस ही चली थी और इसको अंधकार के प्रांतर के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी कि जो कुछ है सब नेगेटिव है। भारतीय समाज जिस समाज की बात राग दरबारी कर रहा है वो वहाँ सब कुछ नकारात्मक है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक बड़ी रचना है राग दरबारी। इस बात से मैं ज़रूर कई बार मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बहुत सारे मौक़ों पर जो हास्य है, जो व्यंग से खिसकता हुआ हास्य पे आ जाता है, कई जगहों पे बड़ा क्रूर सा लगता है। राग दरबारी के बारे में भी जैसे कई बार ये कहा गया है कि ये उपन्यास जो है ये गरीबों पर व्यंग करता है, तो शायद कहीं मुझे ये लगता है कि हम लोग कहीं खुद एक उच्च वर्ग के धरातल पर या मध्य वर्ग के धरातल पर तो नहीं देखते हैं। ये गांव का आदमी जो है, अभी भी गांव में आप जाइए तो गांव का आदमी एक अपने बराबर के आदमी से वो मजाक कर सकता है, उस पर भी उसकी भी हंसी उड़ा सकता है। और जैसे लंगड़ उनका जो चरित्र है राग दरबारी का, उसके बारे में अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि भाई उसका भी मजाक उड़ाया है, लेकिन अंततः उसके मजाक उड़ाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो एक पाठक के दिमाग में जो बिंब तैयार होता है वह ये होता है कि लंगड़ जो अपनी नकल निकलवाने के लिए इतने दिन से प्रयास रचता है, ये सिस्टम उसकी नकल अंततः नहीं उसको हासिल होने देता है। तो इस तरह आप देखिए कि ऊपर से लग सकता है कि वह किसी पर व्यंग्य किया जा रहा है, लेकिन अपनी फलश्रुति में वह उस सिस्टम के प्रति जो है आघात, उस पर आघात करता है राग दरबारी। कई बार जैसा ये आरोप लगता है कि अधिकारियों का लेखन अच्छा लेखन नहीं होता है, लेकिन उनके पद और रुतबे की वजह से भी कई बार उनकी रचनाएं प्रकाशित और चर्चित होती हैं। श्रीलाल जी ने
इस मिथ को तोड़ा है और उत्कृष्ट लेखन देकर हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी एक नई दिशा प्रदान की है। कोरे विक्षोभ से साहित्य में काम नहीं चलता है। श्रीलाल जी ने वह जो शैली अपनाई, वो जो टोन अपनाया है पूरे के पूरे में, विशेषकर राग दरबारी में, वो टोन अपने आप में इतना खोलने वाला है, इतना निर्मम है कि वो कुछ भी उघाड़ने से नहीं चूकता। अलग अलग प्रकार की इन भंगिमाओं को पकड़ने की कला में जो तत्परता हमें टॉलस्टॉय की यहाँ दिखाई देती है, दोस्तोव्स्की की यहाँ दिखाई देती है, डिकेंस की यहाँ दिखाई देती है, वैसी ही कला पात्रों की भंगिमा पकड़ने में श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं में मिलती है। और इसीलिए श्रीलाल शुक्ल के पात्र भूलते नहीं हैं। रंगनाथ नहीं भूलता, लंगर नहीं भूलता, सुकन्या नहीं भूलती, विश्रामपुर के संत के कुंवर जयंती प्रसाद नहीं भूलते, सुंदरी नहीं भूलती और जयश्री नहीं भूलती। जब भी मिलते हैं हमेशा बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं, क्योंकि उनके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ के बारे में बात करने को तैयार होते हैं और अबाउट एवरी टॉपिक कुछ ना कुछ नई चीज़ हमको बता ही सकते हैं हमेशा, हर बार। और उनकी हाजिर जवाबी का तो क्या कहूँ, जब भी कहें बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ बैठने में, कुछ भी करने में। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है कि उनकी जो सबसे पॉपुलर किताब है राग दरबारी, वो उन्होंने मुझे कभी भी पढ़ने नहीं दी। जितनी बार मैंने कोशिश की हमेशा 2 या 3 पन्ने पढ़े और उसके बाद वो आ जाते थे और कहते थे कि ये तो बहुत ही वाहियात किताब है, बिल्कुल भी मत पढ़ो। इसलिए ये किताब मैं अभी भी पढ़ने की कोशिश तो करती रहती हूँ, लेकिन आई हैवंट बीन सक्सेसफुल सो फार। श्रीलाल शुक्ल आज़ादी के बाद के उन लेखकों में केंद्रीय हैं जिन्होंने साधारण जीवन को असाधारण प्रतिष्ठा प्रदान की। उनकी प्रकाशित लगभग 30 किताबों में 20वीं शताब्दी का जीवन अपना अर्थ पाता है। बूढ़ा आदमी वो नहीं होता है जिसकी उम्र इतनी हो जाए कि उसका सर बराबर हिलता रहे। स्थविर वो है, वृद्ध वो है जो कि अध्ययन करके ज्ञान के मार्ग से वृद्ध बना है। युवा होते हुए भी उसको स्थविर कहा जाना चाहिए। इस हिसाब से मुझे कुछ अतिरिक्त अंक मिल रहे हैं, पता नहीं 80 वर्ष के कारण या किसी भी कारण से हो। और मैं आशा यही करता हूँ कि भले ही मैं अब तक आप लोगों की कसौटी पर पूरा खरा न उतर पाया हूँ, भविष्य में मैं इसी तरीके से और अच्छा लिखने की चेष्टा करता हूँ। सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आंखें अब भी उनकी खुली हुई हैं और उन सच्चाइयों के बारे में एक नया राग दरबारी आज वे लिखते तो कैसा लिखते। किरदार वही किरदार 40 साल बाद बदले हुए किस भूमिका में हैं, सचमुच वही हैं या उनमें से कुछ लोग बदल करके कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। उस तस्वीर को उनके कलम से हासिल करने के जीत चाहता है।